नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है भारत की राज्य व्यवस्था, और उसके ये जो बुक है लक्ष्मीकांत की, इसकी हम चर्चा चल रही थी हमारी। और इसमें हमने मित्रों 6 लेसन कंप्लीट हम कर चुके थे। 7वें लेसन में मूल अधिकार ने हम यानी मूल अधिकारों की हमने चर्चा स्टार्ट की थी। पहला जो भाग मूल अधिकार पार्ट 1 जो था, उसमें हमने चर्चा की। मूल अधिकारों की एक ब्रीफ जानकारी हमने ली, मूल अधिकारों के अर्थ के बारे में हमने जाना। साथ ही मित्रों, मूल अधिकारों की जो विशेषताएं हैं उसकी भी हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स ने पहला भाग मूल अधिकारों का नहीं देखा, ज़रूर से आप वो देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भाग। और आज जो मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे कंप्लीट जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक। और इसके बाद हम सशस्त्र बल एवं मूल अधिकारों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही मित्रों, मूल अधिकारों का महत्व, आलोचनाएं, इनकी भी हम चर्चा करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज मित्रों हम चर्चा स्टार्ट करेंगे और पूरे मूल अधिकार जितने भी है ना, जो 6 मूल अधिकार मैंने आपको बताए थे, उन 6 मूल अधिकारों की आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने भी मित्रों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर है? तो देखिए मित्रों, अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। और देखिए, राज्य की परिभाषा भी हमने पढ़ ली थी, असंगत विधियाँ जो थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, आज हम डिटेल वाइज चर्चा स्टार्ट आपसे कर रहे हैं। और पहला जो मूल अधिकार मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स यानी FR, तो वो जो था राइट टू इक्वलिटी यानी समता के अधिकार की मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं। और समता का अधिकार जो मित्रों अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में हमें जो अधिकार मिले हुए हैं उनको हम किसके अंतर्गत गिनते हैं? हम समता के अधिकार में उनको शामिल करते हैं। किनको? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो अधिकार हैं यानी ये इन अनुच्छेदों में जो हमें राइट्स मिले हुए हैं इनको हमें समता के अधिकार में शामिल करते हैं। क्लियर? यहाँ तक की बात आई होप कि आपको समझ आई। तो देखिए, अनुच्छेद 14 में हम क्या चीज़ें शामिल करते हैं, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। और एग्जाम में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 14 में क्या शामिल कर रखा है, अनुच्छेद 15 में क्या शामिल हमने कर रखे मूल अधिकारों के रूप में। तो देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण। अब देखिए, विधि का शब्द यानी विधि शब्द का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया, पिछले जब लेसन में मैंने आपके साथ चर्चा की मूल अधिकारों के पार्ट 1 में, कि विधि का मतलब होता है कानून। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, सीधा से यहाँ पे ये कह रहा है कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष यानी समता मतलब समान, यानी सीधा सा मतलब ये कह रहा है विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि कानून के समक्ष यानी कानून के सामने, क्या कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, ऊंचा है या नीचा है, ठीक है, वे सभी विधि यानी कानून से ऊपर वो नहीं है। क्लियर? और ये जो सेंटेंस हमने लिया है ना, ये वाक्य विधि के समक्ष समता, ध्यान से सुनेगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द की मैं आपके साथ डिटेल से चर्चा कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिटेल वाइज हम शब्द जहां पे भी आएगा या जो भी वाक्य यूज में होगा उसकी डिटेल से आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। तो वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि विधि के समक्ष समता जो है उसका मतलब यानी विधि यानी कानून, और कानून के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो वाक्य है विधि के समक्ष समता, ये वाक्य हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया ब्रिटिश मूल से, यानी ब्रिटेन से ये वाक्य हमने लिया है। क्लियर? और ये जो वाक्य है विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, ये वाक्य हमने लिया है कहाँ से? अमेरिका से। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया है और विधियों का समान संरक्षण जो है मित्रों वो हमने लिया है अमेरिका से। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आई। अब इसका मतलब तो मैंने आपको समझाया कि विधि के समक्ष क्षमता यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी कानून के समान यानी कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी लोग समान हैं। और तीसरी चीज़ में ये भी की जाती है कि किसी भी व्यक्ति हो यानी कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए हम विशेष अधिकार
नहीं रखेंगे। तो इसी का मतलब होता है क्या, विधि के समक्ष क्षमता। ठीक है। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है? विधियों का समान संरक्षण का मतलब मित्रों ये होता है कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे। यानी क्या, एक समान कानून सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होगा। ठीक है। और बिना भेदभाव के हम समान के साथ समान व्यवहार करेंगे। यानी समान व्यक्ति हैं तो उन समान व्यक्तियों के साथ हम क्या करेंगे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के हम उनके साथ एक समान व्यवहार, ठीक है, इक्वल उनके साथ हम व्यवहार करेंगे। ठीक है। तो ये मित्रों मैंने आपको डिटेल से समझाया विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण का ये पहला जो मूल अधिकार है आर्टिकल 14 में, उसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। आई होप कि आपको ये बात अच्छी प्रकार से समझ में आई है। अब देखो नेक्स्ट जो एफआर हमारा है, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको पिछले लेसन में भी इस बात की चर्चा की थी कि एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, हम एफआर शब्द का यूज करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, इसमें जाति भी आती है मित्रों, ठीक है, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी सिंपल सा मतलब इसका ये है कि आप है ना, आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर, यानी मूल यानी वो कहाँ का रहने वाला है, वंश के नाम पर, लिंग के नाम पर यानी स्त्री है या पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, या जन्म स्थान के आधार पर है, आप उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। क्लियर है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ मित्रों किसी भी प्रकार का भेदभाव आप नहीं कर सकते, चाहे आप उसके साथ धर्म के नाम पर हो या जाति के नाम पर या लिंग के नाम पर हो। अब क्लियर? अब ये भेदभाव हम कहाँ नहीं कर सकते, इसके बारे में भी मित्रों संविधान में बात क्या कही गई है? बात यह कही गई है मित्रों कि आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म के आधार पर दुकानों, क्लियर, सार्वजनिक स्थानों या होटलों में या सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान होते हैं ना, वहाँ पे अगर ये लोग जाएंगे तो इनके साथ आप किसी भी प्रकार का इन कारणों के आधार पर धर्म या जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और दूसरा मित्रों इसमें यह कही जाती है बात, दूसरी बात इसमें यह कही जाती है कि आप जो है मित्रों क्या करेंगे कि राज्य निधि से कोई भी पोषित, कोई भी मित्रों क्या, कि राज्य के पैसों से लगा हुआ या राज्य के पैसों से कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी योजना जो चल रही है, तो या फिर कोई भी राज्य के पैसों से कोई भी जैसे हैंडपंप का निर्माण हुआ है या तालाबों का निर्माण है, ठीक है, या स्नान करने के घाट है, यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ इनके आधार पर, धर्म या जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। यानी सिंपल सा आप ये मतलब समझ लीजिए कि दुकान या सार्वजनिक स्थान है या सार्वजनिक कुएँ हैं, सार्वजनिक तालाब हैं, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाते हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी जाति के व्यक्ति हो, किसी भी लिंग के व्यक्ति हो, तो आप उनके साथ किसी भी प्रकार का अंतर, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आप नहीं कर सकते। क्लियर? ये बात किस में कही है? आर्टिकल 15 में कही गई है ये बात। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल 16 में क्या बात कही गई है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। क्या? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अब लोक नियोजन का मतलब क्या है? लोक नियोजन का मतलब सीधा सा ये है कि राज्य के अधीन, किसके अधीन? राज्य के अधीन किसी भी पद पर, किसी भी पोस्ट पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय जितने भी होंगे उसमें नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। क्या कह रहा है मित्रों? सीधा सा मतलब ये कहना चाह रहा है कि राज्य के अधीन कोई भी पद है, ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र की सरकार मान लीजिए कोई भी पद है, तो उस पोस्ट पर किसी भी व्यक्ति को आप जो है, यानी उस पोस्ट पर किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति उस पोस्ट को प्राप्त कर सकता है, उस पद पर आसीन हो सकता है। आप उसके साथ इनके आधार पर, किसके आधार पर? धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर आप उसके साथ इसमें, यानी नौकरियों में, सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि नौकरियों में आप किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके साथ आप नहीं कर सकते। किसी भी पोस्ट पर वो व्यक्ति आसीन है, यानी किसी भी पद को वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते धर्म, जाति या लिंग के आधार पर। क्लियर? तो ये बात यहाँ पे आर्टिकल 16 में कही गई है। आई होप कि मित्रों आर्टिकल 16 तक के एफआर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए। अब मित्रों आर्टिकल 17 की हम चर्चा करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता, देखो सुनिएगा,
ये कहता है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। यानी अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब होता है अस्पृश्यता का छुआछूत। क्लियर। यानी जैसा अभी पुराने समय में हम देखा करते थे कि छुआछूत लोगों में होती थी कि ये नीची जाति का व्यक्ति है, यानी ये अनुसूचित जाति का या ऐसे समुदाय का व्यक्ति है, तो उनको नीचे जाति का समझा जाता था। तो उनसे जो मित्र दूरी बना करके रखी जाती थी, छुआछूत उनसे, यानी छुआछूत उनके साथ किया जाता था कि उनसे दूरी बनाकर रखी जाती थी। तो इसका जो मित्रों हमने क्या किया, आर्टिकल 17 संविधान में हमने ऐड कर दिया मूल अधिकारों के रूप में, और इसका हमने अंत ही कर दिया। यानी आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। क्लियर। और अगर आप उसका छुआछूत करते हैं, यानी इसका आचरण ही हमने निषिद्ध कर दिया, प्रतिषेध, यानी हमने प्रतिबंध लगा दिया कि आप किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव आप नहीं कर सकते। क्लियर है। इस स्पष्टता से उपजी किसी भी नियोक्ता को अगर लागू करना अपराध होगा। क्या अस्पृश्यता आप करोगे तो आपने इसका मतलब आपने एक अपराध किया है। क्लियर। तो आर्टिकल 17 के माध्यम से हमने क्या किया, छुआछूत का ही अंत कर दिया मित्रों। क्लियर है। तो ये मित्रों यहाँ पे हमने चर्चा की अस्पृश्यता की। अब मित्रों ये जो अस्पृश्यता शब्द है ना, क्या ये जो वर्ड यहाँ पे शब्द जो आया है, इस शब्द का संविधान के अंदर, क्या संविधान में और न ही किसी अधिनियम में हमने इसकी परिभाषा नहीं दी है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो होता है अस्पृश्यता और एक शब्द और आएगा, आगे मैं आपसे चर्चा भी करूंगा, अल्पसंख्यक। ये शब्द ऐसे हैं कि इनका संविधान में हमने किसी भी प्रकार के, यानी इन शब्दों को हमने समझाया ही नहीं कि इसका कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होगा, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होगा, अर्थ हमने समझाया नहीं, यानी हमने इनकी परिभाषा ही नहीं दी है। क्लियर। तो ये आर्टिकल 17 की मैंने आपके साथ चर्चा की। अब मित्रों आर्टिकल 18 की चर्चा करें आपसे। देखो क्या कहता है, सेना या विद्या यानी एजुकेशन, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। आर्टिकल 18 में हमने क्या किया है, यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत किया है, और यहाँ पे मित्रों क्या किया है, उपाधियों का अंत। किसका, उपाधियों का अंत। यानी पुराने समय में जो राजा, क्या जो राजा महाराजा राय बहादुर, ठीक है, मिर्जा राजा, ये सभी जो उपाधियाँ दी जाती थी, इन सभी का मित्रों हमने अनुच्छेद 18 के माध्यम से संविधान में इसको ऐड करके इन सभी का हमने जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया कि मित्रों आप, यानी किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जा सकती, केवल और केवल दो क्षेत्रों में, एक तो सेना में और एक विद्या में। यानी सेना में आपने सुना होगा कर्नल की उपाधि, मेजर की उपाधि, ठीक है, और विद्या में भी आपने डॉक्टरेट की जो उपाधि दी जाती है। तो ये सभी उपाधियाँ, यानी सेना, मिलिट्री में और एजुकेशन के क्षेत्र में आप उपाधि दे सकते हो, लेकिन अन्य किसी भी क्षेत्रों में आप किसी भी प्रकार की उपाधि आप नहीं दे सकते। क्लियर। और एक इसमें बात, दो तीन और भी बातें जो कही जाती है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इसमें एक बात और कही गई है, दो तीन बातें जो है। पहली बात एक और ये कही गई कि भारत का अगर कोई भी नागरिक होगा ना, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से, किससे, विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। यानी आप इंडिया के व्यक्ति हो और आप अगर अमेरिका से किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। और अगर आपको उपाधि किसी विदेशी राज्य से प्राप्त करनी है तो पहले आपको राष्ट्रपति जी से सहमति लेनी पड़ेगी। किससे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आप किसी अन्य देश से, विदेशी राज्य से आप किसी भी प्रकार की सहमति, किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये मित्रों उपाधियों के अंत की मैंने आपके साथ चर्चा की डिटेल में। आई होप कि मित्रों आपको ये समानता का जो अधिकार है, यानी समता का अधिकार जो हमने दिया आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 में, उसकी डिटेल रूप में आपको जो मैंने समझाया अच्छे प्रकार से आपको समझ आया है। मित्रों किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको तकलीफ या दिक्कत आए तो ज़रूर से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसमें ज़रूर सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्लियर है। अब मित्रों हम जो चर्चा स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, किसकी, राइट टू फ्रीडम। यानी हमने जो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 में, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर के, यानी 19, 20, 21 और 22, इन चार मूल अधिकारों को हमने स्वतंत्रता का अधिकार कहा है, यानी राइट टू फ्रीडम में हमने इनको शामिल किया है। तो उसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के अधिकार में देखो
पहली बात क्या कही जाती है कि अनुच्छेद 19 की मित्रों पहले हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 में देखो क्या बात कही जाती है। अनुच्छेद 19 में मित्रों हमारे को किस में, अनुच्छेद 19 में A B C करके यानी हमें 6 अधिकार अनुच्छेद 19 में मिले हुए हैं। कौन कौन से मिले हुए हैं? देखो 6 अधिकारों की सुरक्षा आर्टिकल 19 हमें देता है। कौन कौन से? वाक एवं अभिव्यक्ति। क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति, अपनी एक्सप्रेशन दर्शाने का, अपना मत, ठीक है, देने का, अपना विश्वास जताने का किसी में भी, और लिखित या छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता, ये अधिकार हमें देता है। कौन सा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक यानी बोलने का अधिकार, अपने एक्सप्रेशन जताने का भी अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने का अधिकार हमने आर्टिकल 19 के माध्यम से 6 मूल अधिकार जो हमने आर्टिकल 19 में शामिल कर रखे हैं, उसमें हमने पहला जो दिया वाक एवं अभिव्यक्ति का। ठीक है, क्लियर। और अनुच्छेद 19 में ही मित्रों दूसरा जो हमने अधिकार दिया वो दिया सम्मेलन का अधिकार, यानी आप कहीं भी शांतिपूर्वक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन है ये, क्या? शांतिपूर्वक, आप कहीं पर भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। क्लियर, यानी किसी भी नागरिक को बिना हथियार के, शांतिपूर्वक का मतलब क्या हुआ? बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। अब इसमें कौन कौन से अधिकार? जिसमें कि सार्वजनिक बैठकों में आप भाग ले सकते हैं, ठीक है, और साथ ही हम बात करें तो इसमें हिंसा हो या अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति आदि के लिए इसमें जगह नहीं है। यानी इसमें हमने किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों या असामाजिक जो कार्य होते हैं उनको हमने इसमें शामिल नहीं किया है। शांतिपूर्वक अगर आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, सम्मेलन में, कि हड़ताल जो होती है ना मित्रों, ठीक है, हड़ताल का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। क्लियर। तीसरा जो अधिकार हमने इसमें दिया संघ बनाने का, यानी आप अगर मान लीजिए कोई भी यूनियन आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्लब बनाना चाहते हैं, सहकारी समितियां आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, संगठन आप कोई बनाना चाहते हैं, जैसे आपने सुना होगा बेरोजगारी संगठन हो या विभिन्न प्रकार के जो संगठन बनते हैं, महिलाओं से संबंधित महिला संगठन होते हैं, तो ये सभी जो बनते हैं ये संघ बनाने के अधिकार के अंतर्गत शामिल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम चर्चा करें संचरण का, यानी घूमने का अधिकार। कहीं भी पूरे देश में आपको अबाध रूप से किसी भी हिस्से में घूमने का आपको ये हमने मूल अधिकार दिया है, यानी यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का अधिकार प्रदान करती है। क्लियर। और इसमें एक बात, यानी इस पर राज्य चाहेगा तो प्रतिबंध भी लगा सकता है, लेकिन कौन से आधार पर? आम लोगों के हित के आधार पर। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यानपूर्वक सुनते रहना। मैं एक एक शब्द की डिटेल वाइज जितना हो सकता था, जितना हो सकता है, मैंने आपको चर्चा करवाया है और चर्चा आपसे करवा रहा हूँ मैं, तो ध्यान से आप सुनते रहिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संचरण यानी आपको पूरे भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, सीधा सा मतलब इसका ये है। लेकिन राज्य अगर चाहेगा ना तो इस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। अब किसके आधार पर लगाएगा? कि आम लोगों का हित और जनजातीय जो होती है ना, अनुसूचित जनजाति जो होती है, उनकी सुरक्षा को लेकर के आप इस पर, राज्य आपके इस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। यानी जनजातीय क्षेत्रों में उनकी जो विशेष संस्कृति होती है जनजातियों की, उनकी भाषा होती है, उनके रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुँचे, उनका शोषण न हो, तो इस कारण से उन क्षेत्रों में आप पर घूमने पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। क्लियर है। तो ये मित्रों संचरण की मैंने आपके साथ बात की। अब निवास की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर, कहाँ? पूरे इंडिया के अंदर आपको कहीं भी रहने का अधिकार है, यानी किसी भी पूरे इंडिया के किसी भी कोने में जाकर के, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विशेष जगह में जाकर के आप रह सकते हैं। और इस पे भी मित्रों अब राज्य अगर चाहेगा तो प्रतिबंध लगा सकता है, उसी कारण के आधार पर। किसके? जो मैंने आपको बताया था अभी संचरण में, कि जनजातियों की जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, और आम लोगों का जो हित है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचे, तो उस कारण के आधार पर राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, तो ये निवास के अधिकार की मैंने बात की। अब मित्रों एक जो लास्ट इसमें अनुच्छेद 19 में जो अधिकार शामिल है उसमें हम बात करते हैं वृत्ति। और वृत्ति का मतलब होता है व्यापार, यानी धंधा, यानी बिजनेस, यानी पूरे इंडिया में, भारत देश में आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय को अपना सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं।
क्या कहता है ये बात, यानी ये कहना चाहता है, ये कहता है कि सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, ठीक है, किसी भी पेशे को अपनाने, यानी किसी भी व्यापार को शुरू करने का अधिकार हमने इस मूल अधिकार के रूप में दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें भी मित्रों कुछ पाबंदी लगा रखी है। क्या कि राज्य जो होगा ना, और राज्य का मतलब मैंने आपको कई बार समझाया है, पूरे भारत के लिए यहाँ पे राज्य शब्द यूज होता है कि राज्य जो होगा वो सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। क्या ये कहना चाहता है मित्रों कि ये जो हमने अधिकार दिया है ना, वृत्ति का, व्यवसाय करने का, व्यापार करने का अधिकार, इसमें ऐसे व्यापार शामिल नहीं है जो अनैतिक हो। क्या जो अनैतिक व्यापार जो होते हैं ना, अनैतिक जो व्यवसाय होते हैं, जैसे कि वेश्यावृत्ति जो होती है, यानी सेक्सुअल जो वर्कर्स होते हैं, तो वेश्यावृत्ति जो होती है ये अनैतिक व्यवसाय है। तो इस अनैतिक व्यवसाय को आप नहीं कर सकते। यानी हमने आपको अधिकार तो दिया है कि आप पूरे इंडिया में किसी भी प्रकार के व्यवसाय को, यानी कोई सा भी आप अगर धंधा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अनैतिक जो धंधा होगा, जो समाज की मूल विचारधारा और जो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, जो अनैतिक है, उस व्यवसाय को आप नहीं अपना सकते। और जिसमें आप महिलाएं या बच्चों की जो खरीद फरोख्त होती है, ठीक है, इनको जो बेचा जाता है या किसी प्रकार का जो अन्य व्यवसाय किया जाता है बिना लाइसेंस के लेकर के, तो ये सभी गलत काम जो होते हैं वो आप नहीं कर सकते। क्लियर। तो इसीलिए तो मित्रों, जब मैंने मूल अधिकारों की विशेषताओं की आपसे जब चर्चा की थी पिछले लेसन में, जिन्होंने भी वो लेसन नहीं देखा है, जिन्होंने वो पार्ट मूल अधिकार का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप जरूर से देखिएगा। तब भी मैंने आपको इस बात की चर्चा की थी कि मूल अधिकारों की विशेषताओं में एक बात मैंने आपको बताई थी कि मूल अधिकार जो है क्या है, असीमित नहीं है, यानी ये सीमित है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, और इसी के आधार पर तो यहाँ पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कि आप अनैतिक व्यवसाय नहीं अपना सकते, आप ऐसे क्षेत्र में नहीं रह सकते जहाँ पे एसटी जो है, जनजाति जो क्षेत्र हैं, उनकी रीति रिवाज, उनकी संस्कृति को नुकसान पहुँचे। आप ऐसे क्षेत्रों में नहीं घूम सकते जहाँ पर जनजातियों के जो रीति रिवाज है, उनकी जो कल्चर है, उनको नुकसान पहुँचे। तो इसी को तो कहते हैं युक्ति प्रतिबंध, यानी राज्य आप पर प्रतिबंध भी लगा रहा है, एक तरफ तो आपको अधिकार भी देता है तो दूसरी तरफ उनको छीन भी लेता है। और जब मूल अधिकारों की हम आलोचना करेंगे तब भी मैं आपको ये बात बताऊंगा कि एक तरफ तो हमने हमारे को अधिकार दिए राज्य ने, संविधान ने, और दूसरी तरफ हमसे अधिकार छीन भी लेते हैं, चाहे आपातकाल में लगे। यानी जब आपातकाल लगता है तब हमारे अनुच्छेद 19 के जो मूल अधिकार हैं वो ये 6 अधिकार, इस बात की मैंने आपके साथ कल भी चर्चा की थी, पिछले लेसन में भी चर्चा की थी कि जब बाह्य आपातकाल हमारे देश में लगता है आर्टिकल 352 को, यानी आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के माध्यम से, तो ये 6 जो अधिकार है कौन कौन से, वाक्य, व्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ये 6 अधिकार हमारे छीन जाते हैं बाह्य आपातकाल जब लगता है देश में। क्लियर। तो ये मित्रों अनुच्छेद 19 की मैंने आपके साथ डिटेल रूप में चर्चा की। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। अगर मित्रों आपको समझने में दिक्कत आती है तो ज़रूर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पुनः आप इस वीडियो को सुना करिए बैक लेकर के, या बाद में भी आप इसको सुन सकते हैं। जितना आप सुने उतना आपको ज़्यादा याद होगा। तो बार बार आप सुनेंगे तो ज़रूर से आप सारे अनुच्छेदों को याद कर लेंगे। क्लियर। और ये सारे जो अनुच्छेद हैं, जितने भी सारे अनुच्छेद जितने भी अनुच्छेद है वो मेरे को इसी प्रकार से याद है। तो इसी प्रकार से मित्रों आपको भी पूरे अनुच्छेद याद होने चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे आर्टिकल 20 की। और आर्टिकल 20 में देखो क्या बात की जाती है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 मित्रों ये कहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, ठीक है, यानी कोई भी दोषी करार व्यक्ति है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी। क्या किसी व्यक्ति ने अपराध किया, वो दोषी व्यक्ति है, चाहे वो भारत का नागरिक है या विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको मनमाने और अतिरिक्त दंड से हमने सुरक्षाएं दी है मूल अधिकार के रूप में। यानी उसने अपराध तो किया है लेकिन उस पर मनमाने तरीके से आप उसको दंड, यानी आप अपनी मनमानी तरीके से उसको किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है, यानी उसको भी हमने सुरक्षा प्रदान की है मूल अधिकार के रूप में। तो क्या कहा, देखो इसमें 2-3 बातें कही जाती है कि इसमें एक तो बात ये कही जाती है आर्टिकल 20 में कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, उसको तब तक हम दोषी व्यक्ति नहीं ठहराएंगे जब तक कि उसने ऐसा कार्य न किया हो जो अपराध की श्रेणी में गिना जाए। यानी मान लीजिए उसने कोई ऐसा काम किया, ठीक है, जो अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं है, तो हम उसको अपराधी कैसे मानेंगे?
हम उसको अपराधी मानेंगे ही नहीं। जब तक कि उसने ऐसा गलत काम ही नहीं किया जिसको हम अपराध में शामिल करें, तभी तो हम उसको अपराधी मानेंगे। क्लियर। पहली बात तो इसमें यह कही गई है। दूसरी बात मित्रों इसमें एक और कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए हम एक से अधिक दंड नहीं देंगे। यानी एक उसने अपराध किया, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मान लीजिए रेप किया है, तो रेप में हम उसको एक ही सज़ा देंगे, या तो हम उसको कारावास दे सकते हैं या हम उसको फांसी की सज़ा दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम उसको 10-12 साल की कारावास दे दें और 10-12 साल की कारावास देने के बाद हम उसको फांसी की सज़ा सुनाएं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यानी दोहरी क्षति हम उसको नहीं देंगे, यानी दोहरा दंड, यानी डबल सज़ा हम उसको नहीं देंगे। हम उसको सज़ा जो देंगे वो एक ही सज़ा देंगे। क्लियर। तीसरी चीज़ जो आर्टिकल 20 में कही जाती है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त जो व्यक्ति है उसको अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी अपने गवाह, क्या कहना चाहता है कि कोई भी जो अभियुक्त है, यानी जिस पर हमने दोष लगाया है, उसको अपने स्वयं के विरुद्ध गवाह पेश करने के लिए हम उसको बाध्य नहीं करेंगे। आर्टिकल 20 में ये बात कही जाती है। 3 बातें मैंने आपके साथ डिटेल रूप में चर्चा की। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। आर्टिकल 21 की मित्रों चर्चा करें। आर्टिकल 21 में देखो क्या कहता है, प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी मैंने पिछले लेसन में, पिछले पार्ट में भी आपसे चर्चा की थी कि किसी भी परिस्थिति, यानी पूरे आपके जीवन काल में कैसी भी परिस्थिति आपके समक्ष आ जाए, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के जो मूल अधिकार है ना, किसी भी परिस्थिति में नहीं चलते। यानी किसी भी परिस्थिति में ये अधिकार, मूल अधिकार जो है, इनको राज्य आपसे छीन नहीं सकता। यानी आपके प्राण और आपके अपने शरीर की स्वतंत्रता का जो सुरक्षा करने का अधिकार है आपको हमने दिया। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या देह की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कानून के माध्यम से संसद करना चाहिए, इसमें संशोधन तो संसद तो कर सकती है, लेकिन अन्य किसी भी मामले, अन्य किसी भी प्रकार के माध्यम से आपके इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। अब मित्रों आर्टिकल 21 की भी हम चर्चा करते हैं, जिसको कि मित्रों हमने 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से हमने इसको संविधान में जोड़ा था। यानी ये जो अनुच्छेद था ना, ये अनुच्छेद हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था। मूल संविधान मतलब जब 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान हमने अपनाया, तब मित्रों हमारा ये जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के, जो कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, इसको हमने इसमें नहीं जोड़ा था। बाद में जाकर के हमने इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इसको जोड़ा है। और इसमें देखो आर्टिकल 21 के में क्या बात कही जाती है, इसमें ये बात कही जाती है कि राज्य जो होगा ना, वो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री में शिक्षा, एजुकेशन उपलब्ध करवाएगा। क्लियर। तो ये पाबंदी हमने किस पर लगाई, राज्य पर। तो ये आर्टिकल 21 का की आपसे मैंने चर्चा की। अब मित्रों जो स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम जो अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 22, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। और उसमें देखो क्या बात कही जाती है। उसमें ये बात कही जाती है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या इसमें ये बात कही जाती है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, सुरक्षा प्राप्त है। यानी ये कह रहा है कि हिरासत जो होती है, यानी गिरफ्तारी जो होती है, वो 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है दंड विषयक, यानी किसी व्यक्ति ने मान लीजिए अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। एक तो ये गिरफ्तारी हो गई, एक प्रकार, यानी एक टाइप तो ये है गिरफ्तार करने का। दूसरा मित्रों, एक गिरफ्तारी करने का यानी एक गिरफ्तारी करने का तरीका जो होता है और होता है कौन सा, निरोध। निरोध को मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए आप व्यक्ति हैं या कोई भी मान लीजिए व्यक्ति है, और कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिससे देश की सुरक्षा को, देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचने वाला है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई आतंकवादी ही मान लीजिए, तो आतंकवादी है, देश की सुरक्षा को उसने नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया है। तो राज्य क्या करेगा, उसको संदेह के आधार पर, यानी उसने प्लान ही तो बनाया है। क्लियर। तो उसने कोई अभी तक अपराध नहीं किया है, ध्यान रखना, गौर से सुनना, उसने अपराध अभी तक नहीं किया है। उसने केवल ये मन में सोचा है किसी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला करने का। तो राज्य क्या करेगा, उसको संदेह के आधार पर, यानी संदिग्ध जो हम कहते हैं ना,
कि 2 संदिग्ध गिरफ्तार या 5 संदिग्ध गिरफ्तार, तो उसी को हम इसमें शामिल करते हैं कि संदिग्ध अवस्था में यानी संदेह के आधार पर जो पुलिस है उसको गिरफ्तार कर सकती है आर्टिकल 22 का हवाला देकर के। क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निवारक निरोध, नज़रबंदी भी इसको हम कहते हैं। क्लियर। यानी बिना सुनवाई की अदालत में दोषी ठहराया जाए, इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित नहीं करता, बल्कि हम उसको भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देते हैं। यानी वो भविष्य में कोई अपराध ऐसा करने जा रहा है तो उसको शक के आधार पर यानी संदेह के आधार पर हम उसको गिरफ्तार कर लेते हैं आर्टिकल 22 के माध्यम से। क्लियर। आई होप कि मित्रों आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आया जो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब मित्रों हम जो चर्चा आपसे करते हैं वो करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर। आर्टिकल 23 और 24 की अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो अनुच्छेद 23 में क्या बात कही जाती है, अनुच्छेद 23 में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक यानी जबरदस्ती, क्या जबरदस्ती आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति काम नहीं करवा सकता। किस में बात कही जाती है, ये बात कही जाती है अनुच्छेद 23 में। और बलात् श्रम जो बेगार जो कहते हैं ना, बेगार, क्या बेगार जो शब्द का हम यूज करते हैं उस बेगार को हम क्या कहते हैं, यानी फ्री में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे काम करवा रहा है, इसका मतलब उसको हम क्या कहते हैं, बेगार। क्लियर। तो अनुच्छेद 23 में ये बात कही जाती है कि आपसे बलात् श्रम कोई भी नहीं करवा सकता, यानी बिना आपकी सहमति के ज़बरदस्ती और फ्री में आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। अनुच्छेद 23 में ये बात डिटेल रूप में कही गई है। क्लियर। और इसमें एक बात और कही गई है मित्रों, मानव दुर्व्यापार, यानी मनुष्य का जो खरीद फरोख्त होती है, ठीक है, पुरुष है महिलाएं हैं उनको, यानी महिलाएं जो होती हैं उनको खरीद लिया जाता है और बेच दिया जाता है, और अनैतिक व्यवसायों में सेक्सुअल वर्कर में उनको बना दिया जाता है। तो ये सभी जो गलत काम होते हैं, या महिलाएं और बच्चों की जो बिक्री होती है, वेश्यावृत्ति जो होती है, ये सभी जो काम है ये गलत काम है, इनको भी प्रतिषेध यानी इन पर भी प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23। क्लियर। आर्टिकल 24 क्या कहता है, देखो कारखानों आदि में बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनके नियोजन पर यानी उनके काम पर हमने प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के माध्यम से लगाया है मूल अधिकार के रूप में। क्या आर्टिकल 24 सिंपल सा ये कहता है कि कोई भी फैक्ट्री है, और आपने सुना भी होगा कि कई बार जो पेपर्स यानी न्यूज़पेपर में खबरें आती है कि इस कारखाने से इतने बच्चे मुक्त कराए जो कि चूड़ी बनाने का कारखाना था। ठीक है। तो कौन से अनुच्छेद उसमें लगता है, आर्टिकल 24 उसमें लगता है। क्लियर। और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार बना है, यही एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी चूड़ी बनाने का कारखाना है या कोई भी ऐसा काम, यानी कोई भी ऐसा काम है जो उसके यानी उस बच्चे के लिए संकट की स्थिति पैदा कर दे, तो उसमें हम उस बच्चे को नहीं लगा सकते। लेकिन बच्चा कौन सा होना चाहिए, 14 साल से कम उम्र का। 14 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है तो वो काम कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो नुकसान न पहुंचाए, क्लियर, जो निर्दोष काम है, उसमें तो वो बच्चा 14 साल से कम उम्र का जो है वो काम कर सकता है। क्लियर। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। तो आशा करता हूँ कि अनुच्छेद 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो तीसरा हमारा मूल अधिकार है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। मित्रों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपको इसको शेयर भी करना है। और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी का जो बटन है उसके ओर पर आपको क्लिक करना है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं चौथा जो फंडामेंटल राइट FR जो हमारा दिया है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता में हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं उसकी हम देखो चर्चा करते हैं। अब देखो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 में 4 अधिकार हमने दिए हैं। अब अनुच्छेद 25 क्या कहता है, सुनिएगा क्या कहता है। देखो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी सीधा सा मतलब मित्रों इसका ये है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। क्लियर है। किसी भी धर्म के यानी किसी भी धर्म से संबंधित आप आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। सीधा सा मतलब इसका ये हो गया, अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है। क्लियर। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी
किसी भी कोई भी धर्म का काम आपको करना है, किसी भी धर्म से संबंधित आपको कोई काम करना है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, तो आप बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। क्लियर। अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी सीधा सा मतलब ये है कि राज्य जो है ना, यानी सरकार आप पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। यानी सरकार ये कहे कि हम, एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, सरकार अगर ये कहे कि हम हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे और बढ़ावा देने के नाम पर हम भारत के लोगों से इतना टैक्स वसूलते हैं, तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। क्लियर। क्योंकि ये हमने मूल अधिकार हमारे को मिला हुआ है। यानी सीधा सा मतलब इसका ये, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि यानी उसकी वृद्धि के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ आई। नेक्स्ट अंतिम जो अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, वो है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी राज्य के पैसों से कोई भी, मान लीजिए कोई भी शिक्षा संस्था, यानी राज्य के पैसों से कोई भी शिक्षण संस्था, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, शैक्षणिक संस्था है, वो बना रखी है, तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी किसी भी विशेष धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की एजुकेशन उसमें हम नहीं देंगे। क्लियर। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी संस्था अगर बनी हुई है जिसका प्रशासन कौन कर रहा है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है, लेकिन स्थापना किसने की है? ट्रस्ट ने। तो उसमें तो धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। क्लियर। आई होप कि आपको मित्रों जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो दिया है 25 से लेकर के 28 में, ये भी डिटेल रूप से आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। और जो मित्रों 5वां जो हमारा FR जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में जो हमें अधिकार दिए हुए हैं, उसकी अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 29 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 29 मित्रों ये कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। यानी भारत के किसी भी भाग में रहने वाले अगर कोई भी नागरिक हैं, ठीक है, तो भारत के किसी भी भाग में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको अपनी बोली, किसको? बोली को, अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज को, क्लियर, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति यानी कल्चर को सुरक्षित करने का अधिकार हमने दिया है। किसके माध्यम से? आर्टिकल 29 के माध्यम से। किसके रूप में? मूल अधिकार के रूप में। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। यानी कोई भी भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति है, उसको अपनी बोली, भाषा, लिपि को, संस्कृति को, कल्चर को सुरक्षित रखने का आपने अधिकार दिया है। क्लियर। यानी जो अल्पसंख्यक है उसकी इसमें बात कही जाती है। यानी अल्पसंख्यकों को हमने बोली, भाषा, लिपि को बनाए रखने का, सुरक्षा करने का हमने अधिकार दिया है। अब इसमें अल्पसंख्यक जो होते हैं उसमें धार्मिक अल्पसंख्यक भी हो गए और भाषाई जो अल्पसंख्यक है वो भी मित्रों इसमें दोनों अल्पसंख्यक शामिल हो गए हैं। क्लियर। अब मित्रों जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में अंतिम जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 30, वो देखो क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 मित्रों ये कहता है कि अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक हो, यानी किसी धर्म के जो अल्पसंख्यक व्यक्ति होते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधार पर जो व्यक्ति कम रह गए हैं, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, इन दोनों को हमने क्या कहा है? हमने इन दोनों को मित्रों अपनी रुचि की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, यानी जिस भी क्षेत्र में वो अपनी इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं, शिक्षण संस्थाएं स्थापना करना चाहते हैं, तो वो स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी उनका वो चला सकते हैं। ये हमने किसके माध्यम से कहा? आर्टिकल 30 के माध्यम से। और मैंने आपको मित्रों अभी कुछ समय पहले इस बात की चर्चा की थी कि एक जब अनुच्छेद 17 मैंने आपको पढ़ाया, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि अस्पृश्यता के अंत की बात है हम अनुच्छेद 17 में करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि अस्पृश्यता का जो शब्द है, इस शब्द को हमने संविधान में नहीं समझाया, यानी हमने इसकी कोई परिभाषा नहीं दी है। एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई। दूसरी, उसी समय मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि अल्पसंख्यक, जिसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे, मैंने आपको कहा भी था, तो अल्पसंख्यक जो मित्रों ये शब्द है ना, ये अल्पसंख्यक जो शब्द है, इस शब्द को भी हमने संविधान में नहीं समझाया। यानी हमने ये नहीं बताया कि कौन अल्पसंख्यक होगा और कौन बहुसंख्यक। यानी अल्पसंख्यक शब्द की हमने किसी भी प्रकार की परिभाषा नहीं दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 शब्द कौन कौन से? अस्पृश्यता, ऐसे अस्पृश्यता, ऐसे अल्पसंख्यक,
दोनों की हमने संविधान में परिभाषा नहीं दी है। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। क्लियर। अब मित्रों अंतिम जो हमारा अनुच्छेद है, ठीक है, यहाँ तक 30 हो गया। अब अनुच्छेद 31 कहाँ गया? अगर आपको पता हो तो मैंने आपको पिछले पार्ट में चर्चा भी की थी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से हमसे संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो हमसे छीन लिया गया और अनुच्छेद 300 के अंदर इसको शामिल कर दिया। किसके रूप में? कानूनी अधिकार के रूप में, न कि मूल अधिकार के रूप में। तो इस कारण से अनुच्छेद 31 यहाँ से गायब हो गया। सीधा यहाँ पे आता है कौन सा? अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी जितने भी मैंने आपसे अभी फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार चर्चा में लिए, इन सभी की मान लीजिए, यानी इन सभी मूल अधिकारों का अगर मान लो हनन हो, ये सभी अधिकार जो मैंने आपको अभी बताए अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक, अगर ये अधिकार हमसे छीनते हैं, अगर इनका हनन होता है, तो हम सीधे जाएंगे आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट। मैंने पिछले पार्ट में भी मूल अधिकारों के पार्ट फर्स्ट में भी इस बात की चर्चा की थी। और अनुच्छेद 226 का यूज करके हम हाई कोर्ट जाएंगे अपने अधिकारों के लिए, और अधिकारों के लिए हम जाकर के वहाँ पे रिटें जारी करवा सकते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है मित्रों, अनुच्छेद 32 सीधा सा ये कहता है कि इस अनुच्छेद 32 के माध्यम से संवैधानिक उपचारों का हमने अधिकार आपको दिया है। यानी जितने भी मूल अधिकार है उनकी हमने सुरक्षा आपको प्रदान किया आर्टिकल 32 के माध्यम से। कहता है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, यानी लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें देता है, जिसमें शामिल याचिकाएं, जिसमें यानी रिटें हमने पिछले भाग में भी आपसे चर्चा की थी कि 5 रिट हम जारी करवा सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण की, परमादेश की, प्रतिषेध की, उत्प्रेषण की और अधिकार परीक्षा की। क्लियर। तो यह अनुच्छेद 32 में हमसे कही गई है। अब मित्रों जो बात हम करें वो देखो नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, संविधान निर्माता भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने देखो क्या कहा, इन्होंने कहा आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 32 जो है ना मित्रों, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि मूल अधिकार जिसको कि मित्रों हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इसकी मैंने आपसे चर्चा की थी कि भारत का मैग्ना कार्टा हम फंडामेंटल राइट्स यानी FR को कहते हैं। तो अम्बेडकर जी ने इनको क्या कहा, अनुच्छेद 32 को बहुत इंपॉर्टेंट बताया, क्योंकि सारे मूल अधिकारों की अनुच्छेद 32 सुरक्षा करता है। और इसने देखो क्या कहा अनुच्छेद 32 के लिए, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। क्या करें, अम्बेडकर जी ये कहते हैं कि अनुच्छेद 32 के बारे में कि अनुच्छेद 32 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान क्या अर्थविहीन है, संविधान का कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है मित्रों। कौन सा? ये वाला कौन सा, जो सब यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है कि कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। बहुत बार यानी अनगिनत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 32 के लिए। क्लियर। तो इसका आंसर आर्टिकल 32, और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आर्टिकल 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह से इस संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर टिप्पणी कर दी कि आर्टिकल 32 को आप संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी अनुच्छेद 368 के माध्यम से आप इसको संशोधित नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये बात आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आई। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मित्रों मैंने आपको पिछले भाग में भी इस बात की चर्चा की थी, पिछली वीडियो में भी, कि मूल अधिकारों का जो गारंटर हमने मूल अधिकारों को जो बनाया है वो बनाया किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय को बनाया है, न कि उच्च न्यायालय को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुनिएगा। हाई कोर्ट को नहीं बनाया है, किसको बनाया है? सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि अनुच्छेद 32 के माध्यम से हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट जो बात मित्रों कही जाती है वो देखो क्या कही जाती है, आज के लेक्चर की अंतिम बात उसकी हम चर्चा करें तो कहता है जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है। कई बार मैंने आपके साथ इसकी चर्चा कर चुकी है। क्लियर। 32 और 226 की आपके साथ मैं चर्चा कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों का हनन हो तो। क्लियर। तो ये मित्रों आज हमने चर्चा की पूरे जितने भी मूल अधिकार थे अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक, 131 के जो संपत्ति के अधिकार की भी मैंने आपके साथ चर्चा की। तो आई होप कि मित्रों आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को
शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपको इसको शेयर करना है। और लाइक मित्रों आपने अभी तक भी नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लेना ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी राज व्यवस्था, पूरी इंडियन पॉलिटी, जितने भी एग्ज़ाम भारत में होते हैं, जहाँ पे भी इंडियन पॉलिटी अगर आती है तो कंप्लीट इंडियन पॉलिटी मैं आपके साथ यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इस कारण से सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा और ज़रूर से आप मेरे साथ बने रहिए। पूरी राज व्यवस्था हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज हमारा ये 7 नंबर का लेक्चर चल रहा है, लेसन नंबर 7 चल रहा है। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके पूरी बुक ये जो हम लक्ष्मीकांत की है कंप्लीट कर लेंगे। और एक भी चैप्टर, एक भी बात, एक भी संविधान का कोई भी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो आपका नहीं बचेगा। तो इस कारण से आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी लोग अपनी इंडियन पॉलिटी तैयार कर सकें। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में मूल अधिकारों के FR के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।